हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर फिरोज खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबसे पहले कहाँ पे पाया जाता है और इसका शेप किस तरह है। देखिए, थायराइड ग्लैंड सबसे पहले पाया जाता है इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स। ठीक है, ऑन आइदर साइड, ईच साइड ऑफ ट्रेकिया, each side of trachea। ये लेरिंग्स है और ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के दोनों साइड पे और फ्रंट ऑफ लेरिंग्स है। इसका शेप अगर देखा जाए तो ये बटरफ्लाई शेप है। ओके, बटरफ्लाई शेप है। साइज अगर देखा जाए तो साइज में सबसे पहले इसका लेंथ ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर है। अगर विड्थ ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर है। ये दो लोब पे मुश्तमिल है। ये इसका राइट लोब है और ये इसका लेफ्ट लोब है। बीच में ये सिलेंड्रिकल पार्ट्स हैं और इस पोर्शन को हम कह सकते हैं इस्थमस। इस्थमस समझ गए। तो इसके बाद अगर हम थायराइड ग्लैंड का स्मॉल पार्ट ले ले एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स है। देखिए, ये सेल्स हैं और ये सेल्स है। इस सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स, ओके। और ये इसके रिसेप्टर्स हैं और ये सेल्स, इसको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या कहते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और ये इसके रिसेप्टर्स हैं। इसी फॉलिकुलर सेल्स का अगर हम एक सेल्स ले ले, ये एक सेल्स हैं, तो इसके 3 साइड्स हैं। ये साइड, इसको हम कहते हैं बेजल साइड, बेजल मेम्ब्रेन या बेजल साइड। ये इसका लेटरल साइड है, लेटरल साइड या लेटरल मेम्ब्रेन। और ये इसका लुमिनल मेम्ब्रेन है या लुमिनल साइड भी कह सकते हैं। देखिए, इसको लुमिनल इसलिए कहा जाता है कि ये लुमिन बनाते हैं, ये वाला साइड्स हैं। और ये इसके अंदर न्यूक्लियस हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, इसके बाद हाउ दे प्रोड्यूस अ हार्मोन। हार्मोन ये कैसे पैदा करते हैं और इससे पैदा होने वाले हार्मोन प्रोटीन इन नेचर हैं। सबसे पहले अगर बॉडी हाई एनर्जी डिमांड कर ले, हाई एनर्जी डिमांड, और ये हाई एनर्जी डिमांड बॉडी करेगा इन केस ऑफ रनिंग, रनिंग के दौरान करेगा या एक्सरसाइज के दौरान करेगा या कोई हैवी वर्क बॉडी करेगा, तो इस दौरान हाई एनर्जी का डिमांड बॉडी करेगा और ये स्टिमुलाई है। ओके। सेकंड, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, ग्लूकोज का लेवल कम है। इसके बाद अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है, समझ गए। इसके बाद एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बॉडी ग्रोथ करता है, ग्रोथ। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बॉडी के लिए नर्व सिस्टम की डेवलपमेंट की जरूरत होती है, डेवलपमेंट ऑफ नर्व सिस्टम। तो ये तकरीबन सारे स्टिमुलाई है और ये डिटेक्ट करेगा कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को अगर हम जूम करें तो ये ग्रीन कलर इसके न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन इसी स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई है, ये स्टिमुलाई क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा न्यूरॉन, ग्रीन कलर के न्यूरॉन। और जब ये डिटेक्ट करेगा तो ये न्यूरॉन एक हार्मोन खारिज करेगा। ये ब्लड वेसल्स हैं, ओके, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये हार्मोन खारिज करता है। इसके हार्मोन को हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन खारिज करेगा और ये जाएगा ब्लड पे, ये ब्लड वेसल्स हैं TRH। और TRH डायरेक्टली जाएगा
यहां पे ये सेल्स है, ये ब्लैक कलर के सेल्स है और ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये ब्लैक कलर इसके अंदर सेल्स है। इस सेल्स को हम कहते हैं थायरोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स, इसको हम थायरोट्रॉप्स कहते हैं। और थायरोट्रॉप्स हार्मोन खारिज करता है, उसके हार्मोन को हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली पास होगा ब्लड पे, ये ब्लड वेसल्स हैं, यहां पे क्या होगा TSH, ये जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली आएगा और ये सेल्स है, इसका बेजल साइड है और ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर साइड है, इसी रिसेप्टर के साथ ये टच होगा। थायराइड, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये रिसेप्टर साइड है, इसके साथ ये टच होगा, ठीक है। जब भी टच होगा तो इसका जो कंसर्न जीन है हार्मोन के लिए वो एक्टिवेट होगा और क्या पैदा करेगा, हार्मोन पैदा करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, समझ गए। और यहां पे देखें ये वेसिकल्स बनते हैं जिसके अंदर हार्मोन होता है, हार्मोन, ये हार्मोन है, वेसिकल्स बन गए और वेसिकल के अंदर हार्मोन है और हार्मोन प्रोटीन इन नेचर है। कौन से हार्मोन है, इसके अंदर T4 और T3 हार्मोन है और ये जो वेसिकल बनते हैं ये इनएक्टिवेटेड प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन है, इसको हम कहते हैं जाइमोजिन। क्या कहते हैं, जाइमोजिन। इसी जाइमोजिन्स के अंदर T3 और T4 हार्मोन है और हार्मोन प्रोटीनिशियस इन T4, T3 और T4, T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरानिन जिसमें 3 आयोडीन है और T4 को हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरानिन या इसको हम थायरक्सिन भी कह सकते हैं, थायरक्सिन, थायरक्सिन, इसको हम थायरक्सिन कहते हैं। अभी इसी थायरक्सिन का क्या फंक्शन है, टारगेटेड सेल पे चला गया, वहां पे वो क्या करते हैं, सबसे पहले हाई एनर्जी डिमांड है, तो हाई एनर्जी डिमांड के नतीजे में क्या करेगा, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, एनर्जी, और ये बॉडी एनर्जी को इस्तेमाल करेगा रनिंग, एक्सरसाइज, हैवी वर्क में, समझ गए। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट पैदा होता है और हीट कम है, इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर या रेगुलेट द हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और थर्ड नंबर पे यानी डेवलपमेंट ऑफ नर्व सिस्टम करेगा। नर्व सिस्टम, अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नर्व सिस्टम का डेवलपमेंट की जरूरत है तो इसको क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा, डेवलपमेंट ऑफ द नर्व सिस्टम। और नेक्स्ट, इंक्रीज करेगा ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी का ग्रोथ भी इंक्रीज करेगा। और ये 2 कंडीशन एम्ब्रियोनिक सिचुएशंस में ये होता है। क्वेश्चंस पैदा होता है कि सर्दियों में देखे भूख बंदे को ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू समर सीजन में, गर्मियों में, क्यों, क्योंकि सर्दी में बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, तो जब टेम्परेचर लो होता है तो थायरक्सिन खारिज होता है, T3 और T4 खारिज होते हैं और T3 और T4 रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, तो ये इंक्रीज करता है एपेटाइट, सिंथेसिस ऑफ T3, ट्राई आयोडोथायरानिन एंड टेट्रा आयोडोथायरानिन या T4 या सिंपली इसको थायरक्सिन भी कह सकते हैं, हार्मोन्स।
एक पॉइंट हमसे रह चुका था कि थायराइड ग्लैंड का टोटल वेट 20 ग्राम से लेकर 40 ग्राम है। ये इसका टोटल वेट है। इसके बाद ये रेड कलर ब्लड वेसल्स हैं। ये फॉर एग्जांपल ब्लड है और ये ब्लड के अंदर आयोडाइड है। ये आयोडाइड है, ये आयोडाइड है, ये आयोडाइड है। ये आयोडाइड पानी के साथ और खुराक के साथ स्टमक पे आते हैं और स्टमक से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से ब्लड पे चले जाते हैं। समझ गए? फॉर एग्जांपल ये एक आयोडाइड है। ये आयोडाइड पास होगा इनटू द लूमेन ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स के लूमेन के अंदर ये आयोडाइड चला जाएगा। और किसके जरिए? ये चैनल है, ये दो चैनल के जरिए। इस चैनल को हम कहते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, और इस चैनल को हम कहते हैं पेंड्रिन। अच्छा, ये आयोडाइड पास होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पे आ गया सेल्स के अंदर। समझ गए? आयोडाइड, और फिर ये आयोडाइड पास होगा थ्रू पेंड्रिन इनटू द लूमेन। ये आयोडाइड आ गया। ओके, और फिर ये आयोडाइड ऑक्सीडाइज होगा इनटू द आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ थायराइड पर ऑक्सीडेज। समझ गए? फॉर एग्जांपल ये थायराइड पर ऑक्सीडेज है। ये थायराइड पर ऑक्सीडेज है, TPO। तो इसी तरह एक आयोडाइड नहीं, बहुत सारे आयोडाइड ब्लड से लूमेन के अंदर पास होंगे और फिर चेंज होगा इनटू आयोडीन। ये आयोडीन है। नेक्स्ट, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन खारिज होगा, TCH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटैच होगा किसके साथ? ये अटैच होगा किसके साथ? ये रिसेप्टर है, फॉलिकुलर सेल्स के साथ। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर है। जहीं ये रिसेप्टर के साथ टच होगा तो इसके अंदर कंसान जीन है, किसका? T3 और T4 का। वो एक्टिव होगा और एक्टिव के नतीजे में क्या पैदा करेगा? प्रोटीन। किसके जरिए? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन उन्होंने बनाया, ये प्रोटीन उन्होंने बनाया, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन आ गया यहां पे, ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं थायराइड ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये आ गया, इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये पैदा हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसको हम शॉर्टली ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन पास होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस इनटू द लूमेन। ये लूमेन है, ये लूमेन पे जाएगा। ये फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन है और ये ग्लाइकोप्रोटीन पे अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। समझ गए? अच्छा, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ TPO थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में ये राउंड अमीनो एसिड जिसको हम कहते हैं टायरोसिन, इसके साथ क्या अटैच होगा? आयोडीन, I2।
समझ गए? इसके साथ भी आयोडीन टच होगा, ये आयोडीन टच होगा, इसके साथ एक आयोडीन टच होगा, इसके साथ दो, और ये अटैचमेंट होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम, या इसको शॉर्टली हम आयोडीनेशन भी कह सकते हैं, आयोडीनेशन। और ये टायरोसिन राउंडेड जो अमीनो एसिड है, और ये बनता है मानो आयोडो टायरोसिन, मानो आयोडो टायरोसिन, और ये बनता है डाई आयोडो टायरोसिन। ये बन गया MIT, ये बन गया DIT। इसी तरह TPO की मौजूदगी में इसके साथ भी अमीनो एसिड, इसके साथ भी आयोडीन अटैच हो जाते हैं, और इसके साथ दो दो आयोडीन अटैच हुए, और ये बनता है DIT, डाई आयोडो टायरोसिन, और ये बनता है डाई आयोडो टायरोसिन। समझ गए? इन द प्रेजेंस ऑफ TPO एंजाइम। अच्छा, इसके बाद ये दो टायरोसिन आपस में मिक्स होते हैं, और ये दो टायरोसिन आपस में मिक्स होते हैं। ये मिक्सिंग कौन करता है? TPO। आयोडीन का अटैचमेंट टायरोसिन के साथ, ये भी TPO करता है। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन आयोडीन में, ये भी TPO करता है। समझ गए? तो ये आपस में मिक्स हो गए, और इसको हम कहते हैं T3 बन गया ट्राई आयोडोथायरानिन, ट्राई आयोडोथायरानिन। समझ गए? और ये बन गया T4, या इसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरानिन, टेट्रा आयोडोथायरानिन, या इसको हम कहते हैं सिंपली थायरक्सिन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये ग्लाइकोप्रोटीन जब लूमेन के अंदर होता है तो इसको हम कहते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड। लूमेन के अंदर अगर प्रोटीन मौजूद है तो इसको हम कहते हैं कोलाइड। अच्छा, नेक्स्ट, ये प्रोटीन चला जाता है वंस अगेन इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये प्रोटीन चला गया, देखिए ये प्रोटीन चला गया सेल पे, यहां पे आ गया, देखिए ये प्रोटीन आ गया इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये टायरोसिन है, जिसको हम कहते हैं T3 और T4। ठीक है? विद इन द सेल लाइसोसोम इज प्रेजेंट, लाइसोसोम मौजूद होता है। ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, और ये सीजर है। और फिर ये लाइसोसोम क्या करेगा? ये कट करेगा किसको? इसी प्रोटीन को। यहां पे भी कट करेगा, यहां पे भी कट करेगा, और यहां पे भी कट लगाएगा। तो T3 और T4, ये बन गया T3 और ये बन गया T4। समझ गए? अच्छा, इसके बाद T3 और T4 जाएगा ब्लड पे, ये ब्लड पे आ गए T3 और T4। लीवर से एक प्रोटीन आएगा, लीवर से एक प्रोटीन आएगा, ये लीवर से प्रोटीन है, जिसको हम कहते हैं थायरक्सिन, थायरक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन, थायरक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये लीवर से आएगा और ये अटैच करेगा T3 और T4, T3 और T4।
और फिर ये पास करेगा विद इन द ब्लड टू द टारगेटेड सेल। नेक्स्ट पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं और ये इसके रिसेप्टर्स हैं। ये बड़ा मेनोजोम क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स, और ये इसका रिसेप्टर और ये रिसेप्टर साइट्स। सबसे पहले अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाए, कैल्शियम अगर बॉडी के अंदर हाई है तो इसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सेमिया। और ये हाइपरकैल्सेमिया स्टिमुलाई है और ये बॉडी के अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि हाइपरकैल्सेमिया से किडनी स्टोन पैदा हो सकता है, मसल का फंक्शन एबनॉर्मल बन सकता है, और इसी तरह नर्व सिस्टम का फंक्शन ये भी एबनॉर्मल बन सकता है। तो हाइपरकैल्सेमिया को नॉर्मलाइज लाने के लिए हाइपोथैलेमस के अंदर ये ग्रीन कलर के न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन क्या करेगा, हार्मोन पैदा करेगा। इसके हार्मोन को कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये हार्मोन TRH ब्लड पे जाएगा, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। और TRH जाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये सेल्स थायरोट्रॉप्स हैं, थायरोट्रॉप्स। और थायरोट्रॉप्स क्या करेगा, आफ्टर एक्टिवेशन हार्मोन पैदा करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड पे जाएगा, ये ब्लड वेसल्स हैं, देखें ब्लड वेसल्स हैं, और ये TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और यहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉन्ड बनाएगा TSH रिसेप्टर साइट के साथ, और इसके नतीजे में इसका कंसर्न जीन एक्टिवेट होगा, और बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या पैदा करेगा, हार्मोन पैदा करेगा। इसके हार्मोन को हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन आएगा कहां पे, ब्लड पे आएगा। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, और इसी ब्लड वेसल्स में ये कैल्सिटोनिन हार्मोन आएगा। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड के जरिए पास टू द टारगेटेड सेल, टारगेटेड सेल्स पे जाएगा। समझ गए? और वो क्या करेगा, नॉर्मलाइज द कैल्शियम लेवल। बॉडी के अंदर नॉर्मल कैल्शियम अमाउंट जो है वो राउंड अबाउट 8.5 to 10 मिलीग्राम पर DL, ये नॉर्मल रेंज है। और इसी नॉर्मल रेंज पे कैल्सिटोनिन क्या करेगा, लाएगा ब्लड का कैल्शियम लेवल। कैल्सिटोनिन रिलीज फ्रॉम द पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ये कैल्सिटोनिन का फंक्शन है, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई है, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई है, हाइपरकैल्सेमिया है, तो कैल्सिटोनिन रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, या इट मेंटेन द ब्लड कैल्शियम होमियोस्टेसिस। समझ गए? सबसे पहले कैल्सिटोनिन ब्लड पे आता है, ये कैल्सिटोनिन है, फॉर एग्जांपल ये कैल्सिटोनिन है, ये कैल्सिटोनिन ब्लड पे आ गया, और ये हमारे पास बोन है। अगर बोन का हम जूम कर ले तो ये 2 सेल ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट का काम कट द कैल्शियम फ्रॉम द बोन, और ये 2 सेल ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन। समझ गए? जब भी ये कैल्सिटोनिन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, ये रिसेप्टर के साथ अटैच होता है कैल्सिटोनिन, तो ऑस्टियोक्लास्ट को डीएक्टिवेट किया जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट किया जाता है। तो इसके नतीजे में कैल्शियम आयन
कैल्शियम ब्लड से बोन की तरफ आता है, समझ गए। और कैल्शियम लेवल ब्लड में स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉर्मल बन जाता है, समझ गए। नेक्स्ट किडनी है। किडनी अगर इसका हम जूम कर ले तो ये नेफ्रॉन है और ये इसका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं, समझ गए। और ये इसके चैनल्स हैं, ये इसके रिसेप्टर हैं और ये ब्लड है, ये ब्लड है। तो देखिए ये कैल्सिटोनिन है, ये कैल्सिटोनिन है। तो ये कैल्सिटोनिन रिसेप्टर के साथ टच होता है, ये कैल्सिटोनिन रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर साइट है, रिसेप्टर के साथ टच होता है और ये चैनल बंद होते हैं। तो यहां पे कैल्शियम आयन है, तो कैल्शियम आयन इन्हीं चैनल के जरिए पास होता है फ्रॉम यूरिन इनटू द ब्लड, समझ गए। लेकिन यहां पे चैनल बंद है एंड द कैल्शियम आर अनएबल टू पास फ्रॉम यूरिन इनटू द ब्लड। यहां पे यूरिन से कैल्शियम ब्लड पे पास नहीं हो सकता क्योंकि चैनल बंद है। और थर्ड ये जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जीआईटी। और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जूम कर ले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं और ये इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। यहां पे कैल्शियम कंटेंट है, बहुत ज्यादा कैल्शियम है। लेकिन दूसरी तरफ ये ब्लड है और ब्लड में कैल्सिटोनिन भी मौजूद है, ये कैल्सिटोनिन है, ये कैल्सिटोनिन है। तो ये कैल्सिटोनिन इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा, ये रिसेप्टर साइट है, इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर अनएबल टू पास द कैल्शियम फ्रॉम फूड कंटेंट इनटू द ब्लड। यहां पे कैल्शियम फूड कंटेंट से ब्लड पे पास नहीं होगा, यहां पे कैल्शियम लेवल, क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई आर अनएबल टू पास इनटू द ब्लड, क्योंकि कैल्सिटोनिन ने इसी रिसेप्टर को टच करने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बंद किया और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर अनएबल टू पास द कैल्शियम फ्रॉम फूड कंटेंट इनटू द ब्लड। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर में दो कंडीशंस आते हैं, एक को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म और दूसरे को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर दो लफ्जों का मजमुआ है, हाइपर एंड थायराइडिज्म। हाइपर का मतलब है एबाव, या इसको हम कहते हैं एक्सेस अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में, सर्ज अमाउंट। और थायराइडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड। मतलब यही है कि थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, नतीजे में क्या बनता है, थायरॉक्सिन। लेकिन थायरॉक्सिन वो भी ज्यादा बनेगा, थायरॉक्सिन भी सर्ज अमाउंट में बनेगा। और देखिए जब भी थायराइड ग्लैंड मोर एक्टिव हो जाता है तो इसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड बिकम स्वेलअप हो जाता है और स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड को हम कहते हैं गाइटर। समझ गए, इसको क्या कहते हैं, गाइटर। अभी कहने का मकसद यही है कि थायरॉक्सिन जब एक्सेस अमाउंट में खारिज होता है तो मेटाबॉलिज्म, थायरॉक्सिन का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म, तो इसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, वो भी एक्सेस अमाउंट में होगा, वो भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी एक्सेस अमाउंट में होगा, मतलब ओवर मेटाबॉलिज्म होगा। और ओवर सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन क्यों होता है,
बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर हम आयोडीन क्या करें, एक्सेस अमाउंट में टेक इन करें। कहने का मकसद यही है कि अगर बॉडी एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन टेक इन करता है तो इसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड मोर एक्टिव हो जाता है, और मोर एक्टिव के नतीजे में थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और जब ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो मेटाबॉलिज्म भी एक्सेस अमाउंट में होगा। और देखें, जब भी थायराइड ग्लैंड मोर एक्टिव हो जाता है तो इसके नतीजे में द थायराइड ग्लैंड बिकम स्वेलन अप, और इसके स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, गाइटर कहते हैं। समझ गए? अभी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन सर्ज अमाउंट में है, तो मेटाबॉलिज्म भी सर्ज अमाउंट में है, तो इसके सिम्पटम क्या हो सकते हैं, इसके क्या सिम्पटम हो सकते हैं? फर्स्ट सिम्पटम है मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, तो वेट क्या होगा, वेट लॉस होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज एपिटाइट, एपिटाइट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्वीटिंग, स्वीटिंग भी इंक्रीज होगा, और इसके नतीजे में बीपी ये भी इंक्रीज होगा, और हार्ट बीट ये भी इंक्रीज होगा। समझ गए? इसके साथ साथ डायोरिया होगा, डायोरिया, एंजाइटी होगी, और इंसोम्निया, इंसोम्निया स्लीपलेसनेस, ख्वाब का ना आना, और हैंड और फिंगर का ट्रेमर, तरतराना, ट्रेमर, और हार्ट बीट जब इंक्रीज हो जाए तो इसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया, साइंटिफिकली इसको टेकीकार्डिया कहते हैं। मेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और एक होता है ओलिगोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया यानी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। हाइपरथायराइडिज्म के साथ कंसर्न एक और डिजीज है जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। और ग्रेव्स डिजीज ये ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है ये? ऑटो, और मोर कॉमन है वीमेन में एज कंपेयर टू मैन, यानी वीमेन में मोर कॉमन है एज कंपेयर टू मैन। ऑटो इम्यून डिजीज का माना क्या है? आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर अटैक कर ले, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटो इम्यून डिजीज में व्हाइट ब्लड सेल अटैक करता है थायराइड ग्लैंड पर। समझ गए? और थायराइड ग्लैंड पे जब अटैक करता है तो इसके नतीजे में एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। उस एंटीबॉडीज को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज जब भी थायराइड ग्लैंड पे चला जाता है तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज की जाती है, और जब भी इसकी एक्टिविटी इंक्रीज की जाती है तो इसका साइज भी बढ़ता है, तो इसके नतीजे में थायराइड ग्लैंड स्वेल अप किया जाता है, और स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं? गाइटर। साइंटिस्ट है, हिस्ट्री में आता है ग्रेव्स, जिसका कंप्लीट नेम है सर जेम्स रॉबर्ट ग्रेव्स। ये एक 19वीं सेंचुरी में ये आयरलैंड का सर्जन है। थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म एज अ नेम इंडिकेट, हाइपो का मतलब है लो अमाउंट,
और थायराइडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड लो अमाउंट में क्या खारिज करता है? थायरक्सिन। थायराइड ग्लैंड लो अमाउंट में थायरक्सिन खारिज करता है। क्यों लो अमाउंट में खारिज करते हैं? क्योंकि आयोडीन लो अमाउंट में है, मेटाबॉलिज्म भी लो होगा। ये हाइपरथायराइडिज्म का उल्टा है। क्यों बन सकता है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बार बार खारिज करता है, इसको सिग्नल देता है कि थायराइड ग्लैंड थायरक्सिन को खारिज करो, थायरक्सिन को खारिज करो, लेकिन आयोडीन है नहीं, तो लिहाजा थायराइड ग्लैंड को बार बार सिग्नल मिलने की वजह से थायराइड ग्लैंड बिकम स्वेल अप, और इसके स्वेलिंग को हम कहते हैं गाइटर। अंडरस्टैंड? तो दोनों कंडीशन में गाइटर पैदा हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म में भी और हाइपोथायराइडिज्म में भी। कुछ सिम्पटम्स होंगे। वेट गेन, फैटिग पैदा होता है, फैटिग, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन भी पैदा हो सकता है, कब्ज, इसके साथ बीपी लो, ड्राई हेयर एंड स्किन हो सकता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग मतलब लॉस ऑफ मेंटल फोकस, एडिमा इन आई और एडिमा इन फेस, यानी तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म मतलब बच्चे का, इन्फेंट का मेंटल रिटार्डेशन, यह भी पैदा हो सकता है और इसका ग्रोथ ये भी रिटार्ड किया जा सकता है। एडल्ट में हो जाए हाइपोथायराइडिज्म, तो इसको हम कहते हैं माइक्सिडीमा। माइक्सिडीमा यानी डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड स्किन,